हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो का आंसर दे देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था कि देयर इज अ पर्सन सी जो एवरीडे बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से इंडिया आता है, इंडिया में काम करता है और वापस नेपाल में जाके अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो वो किस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? ही विल बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ नेपाल। जिस कंट्री में वो रहेगा वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। तो कुडोज टू ऑल द किड्स हु गेव द करेक्ट आंसर. So moving on to the next topic of the chapter, that is factor income and transfer payment. So this is the third topic. ये हमारा third major topic है chapter का, factor income and transfer payments. Before we start the topic, मैं remind करा दूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. चलिए, तो फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम विच इज गिवन आफ्टर रेंडरिंग सम फैक्टर सर्विसेज. जो कुछ फैक्टर सर्विसेज देने के बाद हमें इनकम मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम. आप सबको याद होगा वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? फैक्टर इनकम. तो वही फैक्टर इनकम यहाँ पे है. वी कैन से कॉल इट एज फैक्टर इनकम, या हम इसको फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट. देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट, लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम. डू नॉट गेट कंफ्यूज कि फैक्टर इनकम सिखाया था, ये फैक्टर पेमेंट क्या है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है for giving what? For giving factor services. ठीक है, so it is a two-way payment. factors of production को मिल रही है किस लिए? factor services देने के लिए. so it is basically bilateral. It is basically bilateral concept. It is basically bilateral कंसेप्ट. बायलेटरल का मतलब होता है टू वे. आपने कुछ दिया तो आपको कुछ मिला. दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. मतलब वो इनकम जो बायलेटरल है, आपने कुछ दिया उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिला. दैट इज कॉल्ड बायलेटरल पेमेंट्स. दीज बायलेटरल पेमेंट्स कैसे हो गया? मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उस काम करने के अगेंस्ट में मुझे इनकम मिली विच इज अ फैक्टर इनकम, मतलब वेजेस. ठीक है, मेरे पास लैंड थी, मैंने लैंड रेंट पे दी, तो क्योंकि मैंने लैंड दी तो मुझे रेंट मिला, तो रेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर पेमेंट. सिमिलरली इंटरेस्ट, मेरे पास पैसा था, मैंने पैसा इंटरेस्ट पे दिया, लोन में दिया, एंड आई गॉट इंटरेस्ट, इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम. एंड लास्ट फैक्टर इनकम जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में किया था इज प्रॉफिट. So there are different factor incomes that factors of production receives for rendering their factor services. Two-way payment होता है, one way नहीं है. Transfer income क्या है? Transfer income is the income that is received without rendering any factor services. कोई भी factor services नहीं दी गई हैं, कुछ काम नहीं किया गया है. ठीक है, देर इज नो फैक्टर सर्विसेज दैट इज रेंडर्ड. इट कम्स विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज. क्योंकि ये सिर्फ वन वे है, सिर्फ मिलता है, कुछ दिया नहीं है एक्सचेंज में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल. यूनि मीन्स वन, बाय मीन्स टू, यूनि मीन्स वन, तो ये क्या हो गया? वन वे. दीज आर ऑल कॉल्ड वन वे ट्रांसफर्स. तो ऐसा क्या है जो आपको मिलता है और आपने कुछ नहीं दिया है? दैट कैन बी डोनेशंस, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, इवन आपकी पॉकेट मनी. नाउ स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं मैं बहुत मेहनत करते हैं पॉकेट मनी के लिए, बट स्टिल पॉकेट मनी इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम. अब दो चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है, जो हमें एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमेशा याद रखनी है. एक होता है पेंशन. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेंशन. एक होता है ओल्ड एज पेंशन और एक होता है, वन इज ओल्ड एज पेंशन and another one is retirement pension. तो
तो ओल्ड एज पेंशन किसके लिए होता है? जो बुढ़े लोग होते हैं, है ना, जो पीपल हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स, राइट, द पीपल हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स दे आर स्टिल यंग, राइट। तो जिन लोगों ने 60 ईयर्स की एज क्रॉस कर ली है वो ओल्ड एज पीपल हैं। उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अपने टाइम में काम किया होगा, बट ये पैसा उन्हें सरकार दे रही है बिकॉज दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड दे नीड अ फाइनेंशियल हेल्प। तो क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट दे रही है ये पैसा विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन एक्सचेंज, तो ओल्ड एज पेंशन क्या बन जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट। नाउ व्हाट इज रिटायरमेंट पेंशन? रिटायरमेंट पेंशन जनरली उसको मिलती है जिसने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, लाइफ लॉन्ग काम किया है या कुछ मेजर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ काम किया है। तो एट द टाइम व्हेन ही अटेन्स अ एज जिसके बाद वो काम नहीं करता, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रिटायरमेंट एज होता है। जनरली रिटायरमेंट एज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है 60 ईयर्स। तो 60 साल का होने के बाद व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इज वर्किंग इन, तो उसको फिर वो ऑर्गेनाइजेशन रिमेनिंग पीरियड ऑफ हिज लाइफ के लिए कुछ पेंशन अमाउंट देती है, मंथली पैसा देती है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। इसको ये पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो रिटायरमेंट पेंशन भी क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो याद रखना है। दोनों ही पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन इज बेसिकली ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इसके लिए कुछ काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, हर किसी को मिल जाएगी, एनीवन हु अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स। रिटायरमेंट पेंशन वो पेंशन है जिसके लिए काम किया है, तो वो उसी को मिलेगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो दैट विल बी अ फैक्टर इनकम। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। व्हाट इज दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इंटरेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो मैंने यहाँ लिखवाया है कि इंटरेस्ट फैक्टर इनकम होता है ना। तो इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो ये याद रखें कि जिस भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर वो इंटरेस्ट ऐसे लोन के लिए लिया हुआ है, इट इज ऑन द लोन विच इज टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ऐसा लोन जो मैंने प्रोडक्शन के लिए, किसी फर्म ने लोन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फैक्टर इनकम। FY मतलब फैक्टर इनकम। क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम। लेकिन अगर वही लोन प्रोडक्शन के लिए नहीं लेके, इफ दैट लोन इज नॉट टेकन फॉर प्रोडक्शन बट इज टेकन फॉर से कंजम्पशन, अगर वही लोन कंजम्पशन के लिए लिया है, मतलब मैंने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, अपनी पर्सनल यूज के लिए कार खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वो फैक्टर इनकम नहीं रहेगा, ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे पूरा साल क्वेश्चन में करते हैं, बोर्ड्स प्री बोर्ड सब निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि इंटरेस्ट तो फैक्टर इनकम था। इंटरेस्ट हैज 2 टाइप्स। वो इंटरेस्ट जो प्रोडक्शन के लिए लिया गया है, जो फर्म ने लिया है, जो प्रोड्यूसर ने लिया है लोन, उसका इंटरेस्ट इज फैक्टर इनकम। लेकिन वो इंटरेस्ट जो कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए लोन ले रहा है, मैंने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, मैंने घर खरीदने के लिए लोन लिया, उस घर खरीदने के लोन पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज ट्रांसफर इनकम एंड नॉट फैक्टर इनकम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर हियर इज, हम किसी की भी चीज के साथ जिसके साथ फ्री लिखा होता है, एनीथिंग दैट इज रिटन फ्री, और हम आंखें बंद करके लिख देते हैं कि इट इज ट्रांसफर इनकम, हमने कुछ नहीं किया, फ्री में मिला है, मैम ने सिखाया था, जो भी चीज फ्री में मिलेगी जो यूनिलेटरल है वो ट्रांसफर इनकम है। ऐसा नहीं है बेटा, फ्री को ट्रांसफर इनकम के साथ नहीं जोड़ना है। नाउ व्हाट टू डू इफ यू आर गिवन समथिंग फॉर फ्री? समटाइम्स इट इज ट्रांसफर इनकम एंड समटाइम इट इज नॉट ट्रांसफर इनकम। 2 एग्जाम्पल से क्विकली समझाएंगे कि कब ट्रांसफर इनकम होगा और कब नहीं होगा। इफ गवर्नमेंट, 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है गवर्नमेंट फ्री फूड, ठीक है, फ्री फूड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट फ्री फूड दे रही है, फ्री में खाना दे रही है, तो वो क्या होगा? वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। जब भी गवर्नमेंट कुछ या तो गुड्स या सर्विसेज दे रही है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज गिविंग सम गुड्स और सर्विसेज फॉर फ्री, ठीक है, जैसे
गरीब कल्याण योजना के अंडर गवर्नमेंट राशन बांट रही है, तो द राशन दैट गवर्नमेंट इज गिविंग टू पुअर पीपल, या फूड गवर्नमेंट इज गिविंग, फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट, वो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम नहीं है, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके बारे में हम मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि फ्री अगर गवर्नमेंट खाना दे रही है तो वो, या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है तो वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। इफ गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री फाइनेंशियल हेल्प, पैसा दे रही है, इफ गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री में और क्या दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प, या मनी, या कंपनसेशन, ठीक है, बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, या किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कुछ लोगों का नुकसान हो गया और वो नुकसान भरने के लिए सरकार ने अनाउंस किया कि वो 10,000 रुपीज पर हाउस होल्ड देगी, तो वो क्या है, वो है ट्रांसफर इनकम, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो याद रखना है कि फ्री में अगर खाना मिला है, गुड्स एंड सर्विसेज मिले हैं, कपड़ा मिला है, तो वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। लेकिन अगर फ्री में पैसा मिला है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है, तो वो ट्रांसफर इनकम है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम इज बेसिकली इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो इनकम जो किसने रिसीव की है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव की है, ठीक है। वो इनकम जो किसने रिसीव की है, वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव की है, किस लिए रिसीव की है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज देने के लिए वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव की है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसने विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए वो इनकम जो रिसीव की है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो कंसेप्ट इट इज अ, मैंने समझाया था, व्हाट इज इट, इट इज अ बायलेटरल कंसेप्ट, और ये क्या है, इट इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट। तो ये क्या है, बायलेटरल कंसेप्ट, और ये क्या है, यूनिलेटरल कंसेप्ट। फैक्टर इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। मैम ये क्या है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बस अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि डोमेस्टिक, नेशनल सब तरीके की इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम ना तो डोमेस्टिक इनकम में आता है, इज नीदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ना तो डोमेस्टिक में आएगा ना नेशनल में आएगा। तो ट्रांसफर इनकम डोमेस्टिक नेशनल इनकम में नहीं आता है, फैक्टर इनकम डोमेस्टिक नेशनल इनकम दोनों में ही आता है। What are examples of transfer income? As we did, it is wages, rent, interest and profit. ठीक है, और हमारा ट्रांसफर इनकम क्या आता है? ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, डोनेशंस, गिफ्ट्स, ठीक है। तो दीज आर ऑल ट्रांसफर इनकम, फ्री गिफ्ट, फ्री डोनेशन, स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, पॉकेट मनी हो सकता है, एक्सेट्रा। ओल्ड एज पेंशन हो सकती है, और यहां पर आएगा रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, सो दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर payment. Moving on to our next topic for today's video is final good and intermediate good. ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप एक बार रिवाइज करने के लिए मेरे वीडियो को वापस देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम या फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट है। मूविंग ऑन टू द वेरी सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड क्या है? वो गुड जो बेसिकली फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। फाइनल गुड वो गुड है जो हमने फाइनली कंज्यूम करने हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को
क्रॉस कर लिया है। तो व्हाट आर फाइनल गुड्स, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। दोज गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए हैं। कौन करता है कंजम्पशन? हु डज कंजम्पशन? कंज्यूमर। एनीथिंग दैट इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, कुछ भी चीज फ्रॉम अ निडल, एक सुई से लेके एक बड़ी गाड़ी से बंगला, सब कुछ जो भी एक कंज्यूमर खरीद रहा है वो फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल कंजम्पशन के लिए वो खरीद रहा है, उसका मोटिव खरीद के आगे बेचना नहीं है। सो एनीथिंग दैट इज परचेज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड फाइनल गुड। ठीक है। और फाइनल गुड क्या होते हैं? प्रोड्यूसर देखिए दो तरीके की गुड्स खरीदता है। प्रोड्यूसर प्राइस टू थिंग्स, दो चीजें खरीदता है। एक खरीदता है मशीन्स और एक खरीदता है रॉ मटेरियल, राइट। तो मशीन्स जो वो खरीद रहा है उसको भी हम फाइनल गुड्स बोलेंगे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल गुड्स बोलते हैं उनको। कैपिटल गुड्स है तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है वो भी फाइनल गुड है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। प्रोड्यूसर ने जो भी मशीन्स खरीदी हैं, ठीक है, उसको फाइनल गुड बोलेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब अगर कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री ने कॉटन खरीदा है तो कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल उसने खरीदा है जो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। तो एनी रॉ मटेरियल परचेज इज एन इंटरमीडिएट गुड। और क्या आता है इंटरमीडिएट गुड में? वो गुड्स जो रीसेल के लिए हैं, ठीक है, वो गुड्स जो रीसेल के हैं, जिनको खरीद के वापस आगे बेच दिया जाएगा, दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड। एक बुक सेलर बुक्स खरीद के लेके आता है एंड देन ही विल सेल देम फर्दर, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड, राइट। एक पब्लिशिंग हाउस पेपर खरीदता है, वो पेपर क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल। एक पब्लिशिंग हाउस एक मशीन खरीदता है जिससे वो अपने बुक्स को प्रिंट करेगा, तो वो मशीन क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो कोई भी बड़ा चीज, छोटा नहीं, बड़ा सामान अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो बड़ा सामान विच विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज नहीं हो जाएगा, जो एक साल से ज्यादा वो यूज करने वाला है, वो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट, मीन्स फाइनल गुड। एक लॉयर ने टाइपराइटर खरीदा है अपने ऑफिस में यूज के लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको इंटरमीडिएट गुड लिख के आ जाते हैं कि मैम वो जो टाइपराइटर खरीदा वो तो वो यूज करेगा, वो तो अपने काम के लिए यूज कर रहा है, तो वो तो रॉ मटेरियल हो गया। वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। तो इट विल बी यूज्ड एज रिटर्न एज फाइनल गुड बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही लॉयर पेपर्स खरीद के लेके आ रहा है टू यूज इन दिस टाइपराइटर, पेपर तो यूज हो जाएगा एक ही बार में, टाइपराइटर तो वो 2, 4, 5 साल तक यूज करेगा, तो पेपर रॉ मटेरियल है लेकिन टाइपराइटर इन्वेस्टमेंट। एक रेस्टोरेंट ओनर, वन ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर इज बाइंग अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट में रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है। अब वो रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? वो रेफ्रिजरेटर, क्योंकि वो एक ही बार में यूज नहीं करने वाला है ना, 5 साल 6 साल तक यूज करेगा, तो वो रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मीन्स इट विल बी व्हाट? इट विल बी हिज कैपिटल गुड्स, मतलब फाइनल गुड हो जाएगा। तो कोई भी प्रोड्यूसर कुछ एक फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, दैट विल बी फाइनल गुड, मीन्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो कुछ भी रॉ मटेरियल खरीद रहा है जिसको वो फर्दर चेंज करेगा फिनिश प्रोडक्ट में, जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जो अभी भी दूसरी कमोडिटी बनने के लिए तैयार है, वो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, आपके स्कूल में स्कूल बस खरीदता है स्कूल, सो स्कूल बस परचेज्ड बाय स्कूल बस तो वो 1 साल तो यूज नहीं करेंगे ना, 5 साल 6 साल, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या है? फाइनल गुड है। इफ योर स्कूल परचेज चॉक एंड डस्टर तो एवरी ईयर खराब हो जाते हैं, चॉक तो विद अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन खत्म हो जाता है, तो वो क्या है? रॉ मटेरियल।
तो कमोडिटी नहीं, एक और दूसरी चीज याद रखनी है, कमोडिटी नहीं बताएगी कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैंने आपको बोला शुगर और मैं आपको पूछूं कि बताइए जी ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, तो हम सिर्फ शुगर देख के नहीं बता सकते हैं कि फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है। शुगर अगर मैं खरीदने गई या आप बाजार से खरीदने गए और घर आके उसकी चाय बना के पी ली, तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने जो कुछ भी खरीदा वो क्या हो गया? फाइनल गुड। ठीक है। अगर यही शुगर एक स्वीट शॉप, मिठाई बनाने वाले ने खरीदी और उसने खरीद के आगे बेचने के लिए अपनी शॉप पे रखी, तो वो क्या हो गया? मिठाई बनाने वाले ने खरीदी और उसने खरीद कर उसने मिठाई बना के आगे बेची, तो वो क्या बन गया? रॉ मटेरियल। और अगर यही शुगर, ठीक है, तो ये हो गया स्वीट शॉप, अग्रवाल स्वीट्स है ना, हल्दीराम, जिन लोगों ने खरीदी चीनी और उसे मिठाइयाँ बनाई और बेची, तो वो मिठाइयाँ बनाने के लिए जो खरीदी वो हो गया रॉ मटेरियल। हमने जो खरीदी, वी पीपल हु आर बाइंग, कंज्यूमर जो खरीद रहा है, वो हो गया फाइनल गुड। और अगर यही जो शुगर है, आपकी सोसाइटी के बाहर कोई ग्रोसरी शॉप है जो चावल चीनी बेचते हैं, उन्होंने वो शुगर खरीदी फॉर रीसेल, तो भी वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। खरीद के आगे बेचने के लिए जो खरीदी, दैट इज रीसेल। तो कमोडिटी नहीं डिटरमाइन करेगी कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। कौन डिटरमाइन करेगा? उसका यूज डिटरमाइन करेगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। एक कार है, मैंने एक कार खरीदी, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। इफ यू परचेज अ कार, तो इफ यू हैव परचेज अ कार, दैट कार अगर हमने खरीदी तो फाइनल गुड। अगर वो कार किसी इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस के लिए खरीदी तो इन्वेस्टमेंट, और वही कार अगर कार शोरूम वालों ने रीसेल के लिए खरीदी तो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। सो ये याद रखना है, इफ अ गुड इज फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, और फिर कुछ और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे फिर से कि फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड में एक क्विक डिफरेंस इज, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो किस लिए हैं? या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। इंटरमीडिएट वो गुड्स हैं या तो वो रीसेल के लिए हैं, विच आर ईदर मेंट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल के लिए हैं। ईदर फॉर रीसेल और फॉर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल, टू बी यूज एज अ रॉ मटेरियल के लिए। तो दो चीजें याद रखनी है, 2 R's, रीसेल एंड रॉ मटेरियल, या तो रीसेल या रॉ मटेरियल। यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है। सो दीज फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ, डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा और नेशनल इनकम में भी आएगा। और इंटरमीडिएट गुड विल नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ना तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा ना नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो गुड्स अभी तैयार नहीं है कंजम्पशन के लिए, ना ही नेशनल इनकम में आएगा। सो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है, अब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हैं, उनमें फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होनी है। तो दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, एंड दीज आर दोज गुड विच हैव नॉट क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। तो ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। एक क्विक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स हैं। दैट इज लाइक कार परचेज्ड बाय कंज्यूमर, या फिर मशीन परचेज्ड by producer।
तो वो क्या हो गया, दैट विल बी फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप, ठीक है, या फिर कार परचेज्ड बाय कार शोरूम। तो जो भी कार शोरूम वालों ने खरीदा वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि क्या करना है उनको, रीसेल करना है। और जो भी स्वीट शॉप वालों ने खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वो भी इंटरमीडिएट। तो याद रखना है रॉ मटेरियल और रीसेल के लिए जो भी खरीदा जाएगा वो इंटरमीडिएट गुड है। जो भी चीज इन्वेस्टमेंट या फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा जाएगा वो क्या है, फाइनल गुड। यहाँ बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई भी मशीन जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है वो इन्वेस्टमेंट है और फाइनल गुड, ठीक है। तो एक क्विक लुक करते हैं अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो कंप्यूटर परचेज बाय लॉयर, क्या होगा, कंप्यूटर, एक लॉयर ने कंप्यूटर खरीदा है तो ये हो जाएगा उसका फाइनल गुड। क्यों भाई, फाइनल गुड क्यों होगा, बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में रीजन देना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज बाय इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप इसको यूज तो करने वाली नहीं, आगे रीसेल करेगी, तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। मतलब इंटरमीडिएट गुड क्यों, क्योंकि इट इज मेंट फॉर रीसेल। स्कूल बस परचेज बाय स्कूल, स्कूल बस खरीदी है स्कूल ने तो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। क्यों, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम में एरो लिख के बना के नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस लिख के आना है, इट इज फाइनल गुड बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट गुड बिकॉज। चॉक एंड डस्टर परचेज्ड बाय स्कूल क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड, उसका रॉ मटेरियल है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे जो खर्चा हो रहा है, याद रखना है मेंटेनेंस इज समथिंग जो रेगुलर नेचर का है, जो हर साल हर महीने हम करेंगे, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट, अब बेटा ध्यान से सुनना है कि इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। इम्प्रूवमेंट का मतलब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा वाइट वॉश हो रहा है या फ्लोरिंग हो रहा है, मीन समथिंग जो लंबे समय तक होगा, तो दैट इज लंबे समय तक होगा मतलब उसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड, क्योंकि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हमारे पास क्या क्या आता है, फाइनल गुड में आता है वो गुड्स जो या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड्स में आता है जो या तो 2 आवर्स रीसेल के लिए हैं या रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। ऑल्सो मूविंग ऑन टू the next concept and last quick concept of the video which is type of final goods. There are 2 types of final goods. अभी हमने किया है 2 तरीके के final goods होते हैं, एक जो final consumption के लिए हैं, one good that are meant for final consumption. Final consumption के लिए जो goods होते हैं उनको बोलते हैं consumption goods. और एक जो इन्वेस्टमेंट के लिए हैं
उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए हैं, दोज गुड्स विच आर फॉर फाइनल कंजम्पशन आर ऑफ 4 टाइप्स। एक होते हैं ड्यूरेबल, नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, एंड लास्ट इज सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि कार जो लंबे समय 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल तक हम यूज़ करेंगे, कार हो गया, एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। आजकल के बच्चे तो चेंज कर दे रहे हैं 2 साल 3 साल में, राइट, बट लंबे समय तक जो यूज़ करेंगे दैट इज़ ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो 2 to 3 ईयर्स, जैसे क्लोथ्स, शूज़, जो 2 से 3 साल तक आप यूज़ करोगे। नॉन ड्यूरेबल जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में कंज्यूम हो जाएंगे, दैट इज बेसिकली नॉन ड्यूरेबल। एंड सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज को बोलते हैं नॉन मटीरियल गुड्स। नॉन मटीरियल गुड्स, नॉन मटीरियल गुड्स क्या होती हैं? जैसे सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, जिसको हम देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन मटीरियल गुड्स। तो ये होती हैं हमारी फाइनल गुड्स, जिनको फर्स्ट काइंड ऑफ फाइनल गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। सेकेंड काइंड ऑफ फाइनल गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी भी मशीन्स होती हैं वो होती है हमारी कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। वो गुड्स जिनसे हम दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, मतलब मशीन्स, ठीक है। दीज मशीन्स आर सब्जेक्ट टू व्हाट वी कॉल डेप्रीसिएशन। ये मशीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रीशिएट होती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पार्ट 4, वीडियो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे अबाउट कैपिटल गुड्स। So that was for today's class. Do remember to like and subscribe my channel and मेरे वीडियोस देखते रहिए टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। एग्जाम में सिर्फ समझ में आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए। तो मेरा एम्फेसिस होता है कि आप अपने आंसर्स फॉर्म कर सकें, अपने आंसर्स लिख सकें। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।